महिला में छुपी होती है आत्मविश्वास, साहस और सफलता की ताकत। नमस्कार, मैं आशा अरुणदेकर आपका स्वागत करती हूँ गोवा के पहले राष्ट्रीय हिंदी चैनल राष्ट्र टीवी से। आपका स्वागत है 7वें अंक में नवरात्रि के 9 रंग नारी शक्ति के संग। और आज हमारे बीच हैं एक बहुत ही खास मेहमान। जी हाँ, ये गोवा की पहली पद्मश्री हैं श्रीमती शशि सोनी। नमस्ते मैम। नमस्ते जी आशा जी, मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आज मुझे निमंत्रण दिया गया कि महिलाओं के सामने कुछ अपने विचार प्रकट करने का नवरात्रि के शुभ अवसर पे। तो मैं बहुत उत्साहित भी हूँ, क्योंकि जो काम हम कर रहे हैं, जो परिश्रम करके आगे आए हैं, तो उसका सबको पता भी लगना चाहिए, सबको समझ आनी चाहिए कि आगे कैसे बढ़ा जा सकता है। हमारा सौभाग्य है कि आज आपसे रूबरू हुए मैम। आप हमें ये बताइए कि आपने अपनी ज़िंदगी के किस मोड़ पे आपको ऐसा लगा कि मुझे उद्योजिका बनना है, मुझे व्यवसाय करना है, और उस वक्त तब क्या आपके परिवार ने आपकी सहायता की? नहीं, परिवार ने सहायता नहीं की। मेरी उम्र उस वक़्त 30 साल थी, जबकि मेरे अंदर ये उछाल आया कि मुझे कुछ करना पड़ेगा अगर मैंने अपने बच्चों को शिक्षा अच्छी देनी है और लाइफ में आगे बढ़ने का रास्ता अच्छा देना है। क्योंकि मेरे पति सर्विस में थे और सर्विस में उतना क्षमता नहीं थी कि उतना कमाई हम कर सकें और बच्चों के लिए साधन पैदा कर सकें। तो मेरे मन में यह है कि जब तक मैं काम नहीं करूंगी तब तक ये सोच विचार ही बना रहेगा। इसको हम जब तक सामने मैं मेहनत करके सामने ला के नहीं दिखाऊंगी कि मैं कुछ करना चाहती हूँ या कुछ करना है, तो उसका फल नहीं निकलेगा। इसलिए मन में आया और थोड़ा सा पैसा था मेरे पास, जो कि हम एक जगह से शिफ्ट होकर दूसरी जगह आए थे। तो फर्नीचर बेचा था, जो भी थोड़ा सामान बेच के आए थे वो पैसा मेरे पास था। जो राशि थी वो 10,000 रुपये थी। वाह। और उस राशि से मेरे भाई मेरे साथ थे। उस वक़्त हम बॉम्बे में आए थे, क्योंकि माँ ने ये शिफ्ट किया था हमको भिलाई स्टील प्लांट से बॉम्बे। तो वहाँ पे उनका पेट्रोल पंप था और मैंने थोड़ा थोड़ा जाना शुरू किया कि भाई चलो जाके मैं वहाँ पे काम देखती हूँ। तो मैं वर्कर्स के लिए चाय बनाती थी। एक छोटे से कमरे में बैठ के चाय बना के देना और स्पेयर पार्ट्स देना। 60 का कोई आता था कि दीदी 60 का पाना दो, कोई आता था 40 का पाना दो, कोई आता था ये दो। फिर शाम को मैं 5 बजे चाय बना के देती थी। तो उससे आया कि अब तो ये पेट्रोल पंप भी है इनके पास, गैराज भी है। तो एक वेंडर आए थे हमारे पास, हमारा क्लाइंट, जो कि पेट्रोल लेने आते थे। तो वो भाई से कुछ बात कर रहे थे। तो मैंने भाई से पूछा ये क्या बात कर रहे थे तुम्हारे साथ? तो भाई ने जवाब दिया कि ये बोल रहे थे कि भाई हम को 4 व्हीलर लगेज कैरियर चाहिए ट्रांसपोर्ट के लिए। तो मैंने पूछा भी फिर आपने क्या जवाब दिया? तो वो बोले कि मैंने बोला जी ठीक है, किसी को है, किसी के पास जब ज़रूरत है तो मैं आपको बताऊंगा। तो देन मेरे अंदर आया कि हम इसको शुरू क्यों नहीं कर सकते जी। हमारे पास गैराज भी है, मेरे पास मदद है, पेट्रोल भी डीजल भी मिलेगा सब। तो मैंने उसको बोला कि हम क्यों नहीं कर सकते भाई? तो इस साइड हमारे पास पैसे नहीं हैं। तो मैंने कहा कितने पैसे चाहिए? तो इस कम से कम ही उन्होंने बोला मेरे को कि 10,000 तो होना चाहिए एक व्हीकल बुक करने के लिए। तो मैंने बोला भाई मेरे पास 10,000 है। दोनों हम गए गैरेज में, किसी को नहीं बताया, और जाके एक व्हीकल बुक करके आ गए। एक जब मेरे हस्बैंड को पता लगा कि भी ये ऐसा इसने सोचा है, तो बोले कि आप करोगे कैसे? एक व्हीकल से क्या करोगे, किसको दोगे?
अच्छा चलो मैं मदद कर सकता हूँ। उस वक्त वो मुकुंद आयरन स्टील में बॉम्बे में थे, तो बोले एक गाड़ी तो मैं ले लूँगा आपकी, मेरी कंपनी अब्जॉर्ब करेगी, आपको काम मिल जाएगा। मैंने ठीक है, एक गाड़ी आएगी तो एक से काम करेंगे। पर भगवान साथ में था और मेरी इच्छा शक्ति बड़ी तीव्र थी, तो उसमें एक गाड़ी से मैंने 20 टेम्पो बनाए। वाह, क्या बात है। 20 टेम्पो बनाए और 12 एम्बेसडर गाड़ियाँ बनाई एक 1.5 साल के अंदर अंदर। और जिसको मैनेज भी, मैं घर में बच्चे छोटे थे उस वक्त, छोटा बेटा अभी हुआ ही था। 3 बेटे हैं मेरे, अभी तो तीनों बेटे मतलब एकदम तीनों को बोल सकते कि जीनियस हैं, और उनके नाम भी लोग भी जानते हैं कि भी ये तीनों बच्चे किसके हैं और कौन है। तो उसमें भी बड़ा फ़ख्र महसूस होता है कि मैंने जो किया वो आज उसका फल सामने नज़र आ रहा है। अच्छा, ये बताइए कि आपने शुरू तो कर लिया अपना व्यवसाय, बहुत अच्छा भी किया, कुछ अड़चनें तो ज़रूर आई होंगी, क्योंकि एक स्त्री इस ट्रांसपोर्ट के बिज़नेस में जब आती है तो बहुत कम स्त्रियां, महिलाएं इस बिज़नेस में आती हैं, तो अड़चनें तो काफ़ी आई होंगी, मुश्किलें तो। अड़चनें देखिए, मेरा जो काम करने का जो तरीका है, जो आज भी है, आई एम वेरी क्लोज टू द वर्कर, कि जो मेरे साथ काम करने वाले हैं, मैंने आज तक कोई रुकावट नहीं देखी जी, क्योंकि दे आर ऑलवेज विद मी, आई एम ऑलवेज विद देम। एंड मैं ये चाहती हूँ कि जो हमारे लिए काम कर रहा है, हम उसके लिए हैं। बिल्कुल, मैं मैं भी उसके लिए हर वक्त हूँ। तो इसलिए मैंने जब ये ट्रांसपोर्ट चलाई थी तो मैं अकेली उसको हैंडल कर रही थी। आज गाड़ी कहाँ जानी है, गाड़ी कहाँ से आनी है, ड्राइवर कहाँ गया है, ड्राइवर को डीजल कैसे इशू होना चाहिए, ब्रेकडाउन कहाँ पे हुआ है, कल गाड़ी कहाँ रुकेगी, कहाँ, ये वो सारा मैं खुद मैनेज करी। अच्छा, एक आत्मविश्वास था जो आता जा रहा था। और फिर उस आत्मविश्वास से ऐसा हुआ कि अब जो ज़मीन पे पेट्रोल पंप और वो गैराज था, तो वो ज़मीन पे उतनी आवक नहीं थी। तो सब भाई भी सोच रहे, सब सोचे, माँ ने भी सोचा कि इस ज़मीन पे क्या, मैंने ही सोचा कि इस ज़मीन पे अभी क्या किया जाए। चलो गवर्नमेंट से पूछते हैं, सरकार से पूछते हैं कि इस ज़मीन पे हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि इसमें हमें कमाई नहीं है। तो जब गए हम, तो हमने कहा हमें यहाँ पे ये करना है, ये बोल दीजिए, आप इस पे कुछ नहीं कर सकते, बिकॉज दिस इज ग्रीन बेल्ट। ग्रीन बेल्ट पे आप यहाँ पब्लिक यूटिलिटी के लिए कोई हॉल बना सकते हैं या फिर सिनेमा थिएटर बना सकते हैं। जी, तो सिनेमा थिएटर उस वक्त नहीं था मुलुंड में, बॉम्बे में। तो हमने कहा चलो जी, चैलेंज है, सिनेमा थिएटर बनाएंगे। अब पैसा नहीं था, सारे घर में, मदर भी गुस्सा हो, सब गुस्सा हो कि इतने बड़े बड़े ख्वाब तो देख लेती है, तो पूरे कैसे होंगे। मैंने बोला देखो, वहाँ करेंगे कुछ तो, अगर सरकार देती है हमको तो हम ज़रूर करके दिखाएंगे। बड़ा था प्रोजेक्ट जी, मतलब हम ये सोचा कि ट्रांसपोर्ट अब आस्ता आस्ता कम करते जाएंगे, व्हीकल बेचेंगे, बैंक के पास जाएंगे कि भाई लोन मिलेगा, ज़मीन तो है ही है अपने पास। तो सारे साधन करके, सैंक्शन लेके, सब करके हम इस जगह पे पहुंच गए कि थिएटर बनेगा। क्या बात है। तो अभी हम आपसे सीखे हैं कि अगर हम सबको साथ लेके चलें तो हम बहुत जल्दी अपनी सीढ़ियां चढ़ सकते हैं। और दूसरी बात, सपने देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम सपने देखते हैं, खुली आंखों से देखते हैं, तभी तो ये सपने पूरे होते हैं। अभी मैम, आपने बताया कि आपके 3 छोटे छोटे बेटे थे और आपने व्यवसाय शुरू कर दिया था, तो आपने ये घर का और व्यवसाय का ये संतुलन कैसे बनाया, कैसे आप मैनेज करते थे? देखिए, मेरे लिए सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण चीज़ थी वो बच्चे थे। आज भी अगर मैंने कुछ किया है तो बच्चों के लिए किया है, बिकॉज मैं जीना चाहती थी उनके लिए, हस्बैंड का साथ देना चाहती थी कि भाई मैं इस घर में आई हूँ। और हस्बैंड का भी परिवार बहुत बड़ा था जी, बच्चे तो मेरे बाद में आए हैं, पर उनके परिवार में छोटे छोटे बहन भाई थे जिनको पढ़ाया लिखा। मेरी उम्र जब मेरी शादी हुई 15 साल की थी। ओह वाह, तो सब छोटे छोटे भाई बहनों को अपना परिवार समझ के बड़ा किया। फिर
बच्चों की बात आती। जी फिर बच्चों को देखना, बच्चों को गर्म रोटी मिलना, ये यहाँ तक मेरा लक्ष्य था कि बच्चों को इग्नोर नहीं करना। जी आई हैव टू टेक केयर, बच्चे भी और परिवार भी। उसके साथ चाहे मुझे कितना भी मेहनत करनी पड़ी है, मैंने की है, जी पर मैं कभी हारी नहीं, कभी हार देखी भी नहीं। बिल्कुल। बहुत सी उलझने भी आई हैं, बहुत से परीक्षा भी आए हैं, बहुत कुछ आया है जीवन में, और मैंने बड़ा पाव भी बनाया है। थिएटर मैं खुद चलाती थी बिना मैनेजर के, थिएटर बन भी गया था, सब था, पर इंटरवल में मैं वड़ा पाव बना के बेचती थी। उसमें से तीनों बेटों के लिए 100 रुपया 300 रुपया रोज़ जमा कराती थी पोस्ट ऑफिस में, ताकि ये पैसे मुझे चाहिए, क्योंकि एक बड़ा बेटा कॉलेज जाएगा, फिर दूसरा जाएगा, ऐसे ये पैसे मुझे जमा करने बहुत ज़रूरी। क्या बात है। तो आपने एक बहुत ही अच्छा संतुलन बनाए रखा मैम, और हमेशा जितनी भी हमें मुश्किलें आती हैं उसके आगे तो जीत होती ही है। तो हम आपसे ये पूछना चाहेंगे कि जब आप अब आपके व्यवसाय एक बहुत ही अनोखे व्यवसाय में हैं आप, तो जब आप ये सब व्यावसायिक निर्णय लेती हैं तो आपका जो कौन से सिद्धांत हैं, कौन सी मान्यताएं हैं जो आपका मार्गदर्शन करती हैं? मैं सोचती कुछ नहीं, सोचती नहीं, मंजिल जो है मेरे सामने आती जाती है। बिकॉज मेरे साथ जो काम करते हैं, अभी मेरे जो स्टाफ है, जो ये एमिनेशन को छोड़ के हमारा जो व्यवसाय है, आईटी बिजनेस जो है, वो काफ़ी बड़ा है जी और पूरे मतलब वर्ल्ड में फैला हुआ है। तो उसके एम्प्लॉय मुझे, जब मैं बेंगलोर वापस, अब तो मैं गोवा में हूँ क्योंकि ये यूनिट देख रही, तो वो पूछते हैं कि मैडम आप आगे आगे क्या है, व्हाट इज़ नेक्स्ट। अब ये प्रोजेक्ट आपने लगा दिया, ये प्रोजेक्ट लगा दिया, अब आगे क्या, हम वी आर वेटिंग फॉर दैट, हम वेट कर रहे हैं कि आगे कौन सा प्रोजेक्ट अभी सामने आएगा। जी तो मेरे चलता रहता है कि हाँ अब मैंने ये पूरा किया, अब ये जो गोवा में जो यूनिट एमिनेशन यूनिट है, ये चैलेंज था मेरे लिए। मैंने बेटे से पूछा था कि भी मुझे पता लगा है कि तुम कुछ करने जा रहे हो, गोवा में कुछ बनाने जा रहे हो, एमिनेशन का कुछ सुन रहे हैं। तो उसने कहा कि मम्मी ये आपके लायक नहीं है, जी मतलब दिस इज नॉट, ये आप नहीं कर पाएंगी बिकॉज ये हाईली टेक्निकल है। तो मैंने बोला अच्छा चलो मुझे जगह दिखा दो जहाँ बनाने जा रहे हो, हमें वास्तु देखना पड़ेगा, सब करना पड़ेगा। बोलता है रिलक्टेंटली, बोलता है कि ठीक है चलेंगे। तो आई डिडंट नो कि ये जगह जो है किराए पे है या ऐसी होगी। जब हम यहाँ पहुँचे तो देखा कि नहीं रास्ता है अंदर जाने का, नहीं कोई बिल्डिंग नज़र आ रही है, ट्रांसपोर्ट का गोदाम था। तो जब हम अंदर आए तो मैंने बोला संजय जी ये अभी ये कौन, इसको बनाएगा कौन, तुम तो ग्लोबली नोन कंपनी चाहते हो। तो फिर उसने कहा, मेरे बेटे ने, संजय ने, कि ये आप बनाएंगी, ये मम्मी आपके लिए चैलेंज है, ये आपको बनाना है। तो मैंने कहा मेरा तो नाम ही नहीं था इसमें। तो आई टुक द चैलेंज, मैंने चैलेंज लिया कि ठीक है ये मैं बनाऊंगी, बना के देती हूँ। फैक्ट्री को बनाया भी, चलाया भी, 6 साल से अब मैं उसको चला रही हूँ। इसमें बहुत सी, क्योंकि नया प्रोडक्ट था, हम हिंदुस्तान में पहली कंपनी थी, तो इच्छा भी थी कि इसको सक्सेसफुल भी करना है। जी सक्सेसफुल हो भी गए हैं, पर इसमें भी अड़चने, बहुत अड़चने क्यों हैं, क्योंकि सरकार के पास इसकी कोई वो नुक्ता नहीं था, जी कोई रोड मैप नहीं था कि जब प्रधानमंत्री ने बोला कि मैं भारत निर्भर, आत्मनिर्भर भारत को करना है और ये मेक इन इंडिया बनना है, तो नक्शा तो था नहीं कुछ भी। बिल्कुल कोई डिपार्टमेंट में किसी को नहीं पता था, ना कस्टम में भी नहीं पता था कि ये एक्सपोर्ट करना कैसे। बिल्कुल। तो यहाँ मैं आपको एक चीज़ पूछना चाहूँगी, क्या आपका जो अभी फैक्ट्री है ये आत्मनिर्भर भारत की एक बहुत बड़ा उदाहरण है? बहुत बड़ा उदाहरण है। क्यों कि ये एमिनेशन हिंदुस्तान में सिर्फ गवर्नमेंट कंपनी बना रही थी जी, और वो भी इतने वास्ट स्केल में नहीं था। कैलिबर थे जो कैलिबर जो बना रहे थे, वो
गिनती का था कि भाई ये कैलिबर बनेगा या ये बनेगा, सब नहीं बन रहे थे। पर जब हम लोग इस लाइन में आए हैं, हम लोगों ने जब स्टडी, मेरे बेटा ने स्टडी किया 2 साल अमेरिका में रह के डिफेंस है क्या चीज़ जी, हमने करना कैसे, ऐसे नहीं कि उठ के लगा दिया है जी, बड़ा एफर्ट है और ख़तरनाक भी है। रोज़ हम खतरे से खेलते हैं, जी, रोज़ देखते हैं कि इतने जो लड़के जो हमारे वर्कर जो काम कर रहे हैं, मैं भी वहीं बैठती, जी, मैं भी बारूद के ढेर पे बैठती हूँ। जी, जी, पर ये देखना सिक्योरिटी उनकी, उनका संभालना, उनको लेके साथ में चलना बड़ी चीज़ है। बिल्कुल। पर तो जब पहली कंसाइनमेंट 4 महीने हमारी कस्टम पे रुकी थी, जी, पहला कंटेनर 4 महीने, बिकॉज कस्टम वालों को नहीं पता था कि भेजना कैसे। वापस पीएमओ तक बात गई कि साहब ये करना क्या है आपने, मैं आत्मनिर्भर भारत में ये एमिनेशन ले तो आए हैं, पर इसको हैंडल कौन करेगा, कैसे करेंगे। हमारे बाद अगर कोई आएगा तो उसके लिए बहुत आसान है। जी, बिल्कुल। तो हमें ये बताइए, एक 10,000 रुपए से आपने व्यवसाय शुरू किया, आज आप इतनी बड़ी एम्यूनिशन, गोला बारूद और पिस्टल्स की फैक्ट्री चलाते हैं और डिफेंस को सप्लाई करते हैं, आप एक्सपोर्ट करते हैं। तो ये जो शायद 50 साल का आपका सफ़र रहा, ये कैसा था? आपको कैसा इसका अनुभव है और आपको कैसा अब महसूस होता है? मैं इतनी इन्वॉल्व हूँ काम में, इतनी ज़्यादा इसमें काम में लग गई हूँ कि मुझे कुछ मतलब पता ही नहीं मैं कहाँ हूँ, जी, क्या नया है या क्या। मुझे जब ये पुरस्कार भी मिला था तो भी मैंने कभी सोचा नहीं था कि मुझे उठा के ऐसे पुरस्कार दिया जी, जाएगा। जी, पर उसमें मैं मतलब एक एक मिनट, एक एक सेकंड जो है वो मेरा काम में लगा हुआ है, वो सोचता ही वो है कि अब आगे क्या, आगे क्या, आगे क्या। तो उसी जीवन ही वैसा बन गया। आप पूछेंगे कि आपकी कोई सहेलियां हैं, कोई आपका सर्कल है, कोई किटी पार्टी है, कुछ नहीं। इन 50 सालों में मैंने कोई ऐसा सर्कल नहीं बनाया, सिर्फ काम के सिवा। जी, जी। तो कुछ हासिल करने के लिए हमें कुछ छोड़ना भी पड़ता है ज़िंदगी में। तो जब आपने ये वाला जब फैक्ट्री आपने शुरू की एम्यूनिशन की, जैसे कि आपने कहा, तो इसमें आपको क्या-क्या चुनौतियों का सामना करना पड़े? क्योंकि ये आसान नहीं है इतना बड़ा एक कदम उठाना और इतनी एक ख़ास चीज़ वहाँ पे मैन्युफैक्चर करना। तो इसमें आपको कौन-कौन सी चुनौतियों का सामना करना पड़ा? देखिए, पहले तो मैंने चुनौती आपको बता दी कि कोई लाइन, कोई नक्शा नहीं था, जी, कोई रास्ता नहीं था कि बना दो जी आप। बनाना हमने शुरू कर दिया, पर बनाने के लिए भी कहाँ से रॉ मटेरियल आना है, कहाँ से आपके केसेस आने हैं, कहाँ से, एवरीडे फाइट इज़ देयर। रोज़ आपको उसके साथ संघर्ष करना पड़ता है कि आज ये मटेरियल नहीं है, तो आज ये नहीं है, आज ये नहीं, उसको कैसे रोटेशन में लाना है, कैसे उसको, ये ना हो कि आज हमारी प्रोडक्शन बंद हो जाए, मेरे वर्कर खाली रहें। तो उसके सारा हमें अराउंड द क्लॉक लगे रहना पड़ता है, जी, क्योंकि ये सब कुछ हमें हिंदुस्तान में अभी अवेलेबल नहीं है। जी, रॉ मटेरियल जो है, जो पाउडर जो है, वो बाहर से आता है, जो हमारा प्राइमर है वो बाहर से आता है। तो ये चीज़ें बाहर से जाके अरेंज करनी पड़ती। जी, और आज जो वॉर का टाइम है, सब जगह वॉर चल रही है, उसके अंदर आपको फेस करना है और आपको ऑर्गेनाइज करना है अपने यूनिट को। तो वो बारीकी से देखना, उस पर ध्यान देना। ज़रा भी आपने मिस किया तो आप गाड़ी से नीचे उतर गए। आपको अगर एक रॉ मटेरियल नहीं मिला तो आपके गैप जो है वो काफ़ी लंबा हो जाएगा। जी, तो ये चीज़ों के लिए सामना करने के लिए, देखने के लिए हमें हर वक्त टेंशन में रहना पड़ेगा। जी। तो उम्र के इस पड़ाव पे आके आप हर दिन चुनौतियों से, संघर्ष से जूझती हैं। तो आप ऐसे कौन से तरीके अपनाती हैं जिससे आपका मन शांत रहे, आपका तो इससे जूझने का आपका तरीका क्या है?
दिन डेली देखिए बेसिस पे? मैं एक स्पिरिचुअलिटी में बहुत बिलीव करती हूँ जी कि आपके साथ कोई ऐसी एक शक्ति है जो आपको चलाती है। एंड आई फील दैट मैं जब भी बैठती हूँ, अकेली बैठती हूँ, तो मेरा ध्यान और कॉन्शियस वहीं चलती, जी अंदर कुछ ना कुछ चलता रहता है। क्यों? आई डू माई प्रेयर, सवेरे प्रेयर भी करती हूँ। मेरा यह है कि वो होना ही होना है। जी और आज तक भगवान ने ऐसा नहीं किया कि मैं सोई रह गई हूँ और प्रेयर नहीं हुई। मैंने तकलीफ़ें भी, शारीरिक कष्ट भी बहुत देखे। जी मेरे शरीर जो आज मैं बैठी हूँ आपके सामने, एक ब्लेसिंग ही बोल सकते हैं। मेरे 8-9 सर्जरीज हुई हैं, बड़ी बड़ी, ओह, और फ्रैक्चर तो इतने हुए कि कुछ सोचेंगे नहीं। पर जब मैं काम पे मैंने कमर कस के कहा कि मैं काम करूँगी, और उनको हारना पड़ा। अभी तो मतलब एज भी यहाँ तक पहुँच गई हूँ, पर लोग अगर कहते हैं जी कि किसी ने आके मुझे बोला कि अभी भी आप बैठी हैं काम कर रही, तो आप रिटायर नहीं हुई? हम तो रिटायर हो गए। मैंने कहा जी आपका लक्ष्य रिटायर होना, मेरा लक्ष्य है आगे बढ़ना। क्यों? मैं काम करती हूँ, ये जो लड़के आपके सामने खड़े हुए दिख रहे हैं, इनके लिए काम करती हूँ, जी अपने लिए काम नहीं करती। उनके लिए करती हूँ कि ये जब मुझे देखेंगे तो उनको शक्ति कितनी मिलेगी, जी उनको साहस कितना मिलेगा कि हमारे साथ कोई है। तो वो, अगर मैं 12 बजे तक काम करती हूँ, लड़के 12 बजे तक रहते हैं। वो बोलते हैं मैडम है तो हम नहीं जाएंगे। तो ये शक्ति जो मैं उनको देती हूँ, या मेरा जो प्यार है, जो लगाव है उनके साथ, उनको देख लेती हूँ, उनको बोलती हूँ स्माइल करो, स्माइल करो, जो तकलीफ है अब बताइए, ताकि दे शुड ऑल्सो नो कि जीना कैसे। जी हमने उनको खाली पैसा दे के नहीं भेज देना। कल भी मेरे से एक डिस्कशन हो रही थी लड़के से कि भाई तुम्हें अगर कोई तकलीफ़ है, तुम्हारी इतनी सी उम्र है, अगर तुम जीना नहीं सीखोगे, तुम पान पराग खा रहे हो, तुम ये गलत चीज़ें खा रहे हो, तो तुम्हारा जियोगे कैसे? तो उससे शपथ ली कि अब आज से तुम पान पराग नहीं खाओगे। तो ये चीज़ों को देखना, ध्यान देना कि इनका जीवन भी बने, इनका करेक्टर बने, इनको हो कि हम भी हमारे साथ ही कैटेगरी में एक ही। जी ये ना हो कि हम भी आप तो वर्कर हो, आप ऐसे, नो, दे आर ठीक इवन पियन ऑल्सो, हाँ माई झाड़ू वाला ऑल्सो लाइक दैट। जी मुझे लोग कहते हैं जी आप इससे काम हम नहीं करा सकते। मैं बोलती तुम हटो, मैं कराऊंगी। क्योंकि आप उसके साथ उसके लेवल तक जाओ। जी अगर वो झाड़ू देने वाला है तो उसके लेवल तक जाके उससे बात करो। जी वो आपको बॉस समझ के बात नहीं समझेगा आपकी, जब तक आपको उसको 1 to 1 बात नहीं करो। बिल्कुल। तो एटमॉस्फेयर बड़ा सुंदर रहता है काम में। अच्छा, आप एक बात बताइए कि ये जो पूरा सफ़र है और आपने अब जो हासिल किया है, सरकार ने आपको पद्मश्री से सम्मानित किया है, जिसका हम सब सिर्फ सपना देखते हैं, और आपने इसे हासिल कर लिया, तो आपको क्या लगता है अब और कुछ सपने हैं जो आपको पूरे करने हैं? बहुत है, बहुत है। ये मेडल की इज्जत रखनी है, और ये मेडल को और आगे लेके जाना है, ताकि कि ये महिला ने इसको मेडल मिला था, क्यों मिला था, और लोगों को भी बताना है कि जैसे मैं संघर्ष कर सकती हूँ, सब संघर्ष कर सकते हैं। संघर्ष के आगे रास्ता खुला है। बिल्कुल। हाँ, जहाँ हम अगर सोच में बैठेंगे कि कोई आएगा मदद करेगा, नॉट पॉसिबल, आपको ही चलना है। शशि जी, हम आपसे एक ये पूछना चाहते हैं कि आज जो हमारी युवतियां हैं, जो हमारी नई पीढ़ी है, जो इस एपिसोड को देख रही होगी, आपसे प्रेरणा ले रही होगी, तो आप उनके लिए कुछ संदेश देना चाहेंगी? मैं यही कहना चाहूँगी कि आज हम नारी शक्ति जिसको बोलते हैं, उसका आज की जनरेशन जो है वो गलत अर्थ ले रही है। नारी शक्ति का ये मतलब है कि अब नारी बन के दिखाओ। हम बोलते हैं हमें आज़ादी मिल गई। आज़ादी का मतलब क्या है जी? आज़ादी का मतलब ये है कि आप संभालते, अपने आप को पहले संभालो। क्योंकि मैं जो एक औरत भगवान ने बनाई, औरत का जो स्वरूप है वो कमज़ोर करता है आदमी को।
वो आदमी को नीचे लेके जाता है। उसको हमने स्ट्रॉन्ग करके, अपना पहरावा भी चेक करके, अपना उठना बैठना भी चेक करके, हर चीज़ को आप अगर नहीं देखेंगी तो आप एक विशाल समूह में नहीं जा सकते। आप बड़ी बड़ी इच्छाएं नहीं कर सकते, बड़ी बड़ी विचार सोच नहीं सकते कि भाई हाँ हमने एवरेस्ट पे पहुंचना है तो आपको साथ में लेके सब कुछ जाना पड़े। ऑक्सीजन भी चाहिए, डंडा भी चाहिए, सब कुछ चाहिए कि हाँ मैंने वहाँ पहुँचना है। मेरी मदर ने एक बार, मेरी मदर मुझे बहुत डांटती थी। मैंने उनको पूछा कि आप मुझे क्यों डांटती? उन्होंने बोला क्यों, तुम्हारा गोल है कोई लाइफ में, तुम कुछ बनना चाहती हो, इसलिए मैं मेरी नज़र तुम्हारे पे, वो एक स्पिरिचुअल मतलब पहुंची हुई लेडी थी, तो इसलिए मैं तुम्हारे पे मेहनत कर रही हूँ कि एक कारीगर जैसे एक मूर्ति को बनाता है उस तरह से मैं तुम्हारे पे मेहनत करती हूँ। तो ऐसा मेहनत करने वाला भी, आपको गाइड करने वाला भी कोई चाहिए कि जो गाइड करे कि क्या गलत है क्या ठीक है। और आज का तो जो युवा है या युवती है वो सुनते ही नहीं, ना घर से सुनते हैं ना आपस में सुनते हैं। बोलने का तरीका फ़र्क है। आप अंग्रेज़ी जो है वो इतनी, अंग्रेज़ी भाषा इतनी आ गई है कि आप परवाह नहीं करते किसी जी। पर। ये सब चीज़ों का ख्याल रखते हुए एम, पहले आपका लक्ष्य होना चाहिए कि हाँ मैंने करना है और मैं कर सकती हूँ और हम करेंगे। परिवार को भी लेके चलेंगे और काम भी करेंगे और अपने सहयोगी जो हमारे काम करने वाले वर्कर हैं उसको भी लेके चलेंगे। जी, धन्यवाद शशि जी, आप हमारे स्टूडियो में आए आज, और सच में आप नारी शक्ति का एक बहुत बड़ा प्रतीक हो। बहुत ही प्रेरणादायक थी आपकी कहानी। धन्यवाद। धन्यवाद जी।